हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार के संपूर्ण भूगोल को देखने वाले हैं। एक ही लेक्चर में संपूर्ण बिहार के भूगोल को कंप्लीट कर लेंगे और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, इसलिए मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जितना जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और रिवीजन करने में आपको आसानी हो। आराम से वीडियो देखने के बाद एक पेज को 4-5 मिनट में, 3-4 मिनट में आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी। काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के भूगोल की। बिहार के भूगोल की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात नहीं करेंगे, 2 लाइन की तो बात है। आप सामान्य परिचय वाले वीडियो और नोट्स में उन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं भूगर्भिक संरचना से, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। इसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेंगे, जैसे भौतिक संरचना हो गई, बिहार की मिट्टियाँ हो गई, बिहार की नदियाँ हो गई, मतलब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भूगोल के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं भूगर्भिक संरचना की। भूगर्भिक संरचना की बात की जाए, अर्थात भू अर्थात पृथ्वी, गर्भ मतलब पृथ्वी का अंदर वाला हिस्सा कैसा दिखता है बिहार में, ठीक, उनको देखने वाले हैं। उसके बाद भौतिक संरचना भी देख लेंगे, मतलब बाहर से कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक। तो भूगर्भिक संरचना की बात की जाए उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मैप का आइडिया जरूर होना चाहिए। बिहार के मैप का आइडिया जरूर होना चाहिए। ये तो जरूर पता होना चाहिए कि सीमांत जिले कौन कौन से हैं, मतलब सीमा रेखा पर उत्तर में कौन कौन से हैं, पूर्व में कौन कौन से जिले हैं, ये इधर दक्षिण में कौन कौन से हैं, पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं, और मोटा मोटी ये भी पता होना चाहिए बीच वाले जो जिले हैं, मतलब इधर की तरफ अंदर में जो जिले हैं ना, इनका पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किधर की तरफ है। हल्का फुल्का भी आइडिया होगा तो आराम से आप क्वेश्चन को सही टिक कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर सही टिक कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप मैप में कम से कम इतना जरूर ध्यान में रखिए कौन सा जिला किधर की तरफ है, ठीक है। अब जैसे इसी की बात कर लीजिए, भूगर्भिक संरचना की बात कर लीजिए, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक तो इधर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इधर जो ये दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र है, ठीक। इसी में इधर की तरफ ये वाला हिस्सा जो है ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आता है। ये टर्शियरी चट्टानें हैं और ये क्वाटरनरी चट्टानें, मैदानी भाग जिसके अंतर्गत आता है, ये बड़ा वाला हिस्सा, सबसे बड़ा यही हिस्सा है और सबसे नया है। हाँ, एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पुरानी चट्टानें जो है ना, ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सबसे पुरानी। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो अगर आप मैप को ध्यान में रखते हैं ना, एक तो वो जिला ध्यान में रखिएगा, उसके बाद इस मैप की बात, भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो इस मैप को दिमाग में सेट कर जाइए कि हाँ, इधर की तरफ दक्षिण की तरफ यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये विंध्यन क्रम की है, इधर टर्शियरी चट्टानें हैं और सबसे पुराना ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। आसानी से आप दिमाग में सेट कर पाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि धारवाड़ क्रम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र नहीं आते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक। तो एक तो उपाय है कि आप जिलों को रट जाइए, इधर की तरफ जो जिले हैं उनको रट जाइए, और एक उपाय ये है कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखिए, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है, और ऑप्शन में खड़गपुर की पहाड़ी थी। तो खड़गपुर की जो पहाड़ी है ना, वो धारवाड़ क्रम के अंतर्गत ही आती है, इसलिए मैं इतनी बातों को आपको बता रहा हूँ, इन सारी बातों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। हाँ, विस्तार की बात कर ली जाए तो मैप से तो आप ध्यान रखिएगा, भले मैंने लिख दिया है लेकिन मैप से आप जरूर ध्यान रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात कीजिए, विस्तार की बात कीजिए, तो मैंने कुछ जिलों को लिख दिया, जैसे बिहार शरीफ हो गया, गया हो गया, आपको पता है ना, यहाँ कैमूर है, इधर रोहतास है, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, ठीक है, ऐसे करके जिले हैं, मुंगेर है इधर। तो चलिए, हाँ, क्या बता रहा था, तो धारवाड़ चट्टानों की बात की जाए तो विस्तार की बात करें तो देखिए, बिहार शरीफ हो गया, गया हो गया, राजगीर हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी देख लीजिए, मुंगेर की जो खड़गपुर पहाड़ी है, इधर वाला हिस्सा हो गया। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी इधर की तरफ, मैप से चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से याद रख पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की बात की जाए, इसके विस्तार की बात की, मतलब बिहार के कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो देखिए कैमूर, मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास, इधर कैमूर है, यहाँ रोहतास है, याद रटने की जरूरत ही नहीं है, मैप आपको पता है तो। उसके बाद टर्शियरी चट्टानों की बात की जाए तो इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी उधर की तरफ ही है, पश्चिमी चंपारण की तरफ सोमेश्वर की पहाड़ी है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, इधर वाला तराई क्षेत्र,
यहाँ वाला तराई क्षेत्र इधर भी है, बट यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो आप ऐसे ध्यान में रख पाएंगे आसानी से, रटने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। क्वाटरनरी चट्टानों की बात की जाए तो ये मैदानी क्षेत्र वाला जो हिस्सा है ना, क्वाटरनरी चट्टानों के अंतर्गत आ जाएगा। ये एक्चुअली जो मैदान, ये इधर की तरफ ये जो मैदान बना हुआ है, मैदानी भाग जो है, ये इधर की तरफ से जो नदियाँ आती हैं ना, उनके द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा ये मैदान निर्मित हुआ है। ठीक, और इधर की तरफ से जो नदियाँ आती है, असल में ये बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ है और इधर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए नदियों का बहाव ऐसे होता है, इधर की तरफ उठा हुआ है, इधर की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ है। ठीक, नदियों के बहाव से आप समझ सकते हैं कि इधर की तरफ धंसा हुआ है, किधर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाँ तो ये मैंने लिख ही दिया, क्वाटरनरी चट्टानी विस्तार मैदानी क्षेत्र गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मुख्यतः। ठीक है ना, निर्माण अभी भी जारी है क्योंकि हमेशा नदियों के द्वारा अवसाद लाए ही जाते रहते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ है, बिल्कुल उपजाऊ होगी ही। और हाँ, ये मैंने लिख दिया है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे प्राचीन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद क्वाटरनरी, मतलब सबसे नया वाला ये है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। उसके बाद बात करते हैं भौतिक संरचना की बात की जाए तो 3 भागों में इसको बांट कर देखा जा सकता है। एक तो शिवालिक, अर्थात शिवालिक का जो पर्वतीय भाग है, मतलब हिमालय वाला जो क्षेत्र है एवं तराई क्षेत्र, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। हम एक एक करके देख लेंगे। फिर मैदानी भाग है, दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है। ठीक, एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी बात की जाए, इधर की तरफ, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है। जैसे सोमेश्वर श्रेणी हो गई, हरहा घाटी हो गई, हरहा नदी के नाम पर है हरहा घाटी, दून घाटी, इसी को दून घाटी भी बोलते हैं, या फिर रामनगर दून, इधर की तरफ सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, ये दून, मतलब बीच में ये हरहा घाटी है। ठीक, इधर रामनगर दून है, इधर सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। बिहार की जो सबसे उत्तरतम, मतलब सबसे उत्तरतम जो श्रेणी है ना, वो सोमेश्वर श्रेणी है, सबसे उत्तर साइड में, वो दिख भी रहा है आपको। सर्वोच्च चोटी जो फोर्ट सोमेश्वर, हाइट कितनी है, 874 मीटर है, पश्चिम चंपारण में, वो मैप में आपको दिख ही रहा है, तो रट्टे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। हरहा घाटी की बात कीजिए तो ये मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल इनके, ये नॉर्थ में है, सोमेश्वर श्रेणी नॉर्थ में है, हरहा घाटी ये मध्य में है, लिख दिया है यहाँ पर मैंने, रामनगर दून साउथ में है। इन तीनों की बात की जाए तो ये नॉर्थ में है सबसे, ये साउथ में है, और हरहा घाटी बीच में है, मध्य में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रामनगर दून की बात कीजिए तो ये मैंने लिख दिया है, शिवालिक का दक्षिणतम, हरहा घाटी के दक्षिण में है, तो ये तो मैंने बता ही दिया है, लिखा हुआ है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा, ये ना भी पढ़ेंगे तब भी। और ये मैंने लिखा है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य, तो ये आपको दिख ही रहा है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, तो ये भी मध्य में ही आएगा, ये ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं मैदानी भाग की बात की जाए तो मैदानी भाग में बात करें, देखिए 2 भागों में बांट कर देखा जा सकता है इसको। बीचों बीच गंगा नदी बहती है। ठीक, इसके उत्तर वालों को गंगा का उत्तरी मैदान बोला जा सकता है, और ये वाला जो है गंगा का दक्षिणी मैदान, मतलब ये उत्तरी मैदान हो गया, ये दक्षिणी मैदान हो गया। ये बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो मैदानी भाग के अंतर्गत आप ये देख ही सकते हैं कि ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, ये गंगा का दक्षिणी मैदान हो गया। इधर की तरफ आप ध्यान रख सकते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान की तरफ की प्रमुख जो दोआब हैं, दोआब अर्थात दो, मतलब दो तो समझ में आ ही रहा है, आब मतलब पानी, मतलब 2 नदियों के बीच में, यहाँ आब नदी के लिए यूज किया गया है। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, तो कैसे कैसे ये बांटा गया, एक तो घाघरा गंडक वाला दोआब हो गया, गंडक कोसी हो गया, कोसी महानंदा हो गई, यही तो प्रमुख नदियाँ हैं उत्तर की तरफ। ठीक है, चलिए नदी की बात अभी करने वाले हैं, उसमें हम सारी बातें कर लेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, उत्तर की तरफ जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कोसी, महानंदा, अभी हम देखने वाले हैं अच्छे से। गंगा का जो दक्षिणी मैदान है, इधर की तरफ जो प्रमुख नदियाँ हैं, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, ये सब नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं दक्षिण की तरफ। अभी एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। हाँ, ये देख लीजिए, दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है, सीमांत पठारी भाग, तो वो मैं आपको यहीं पर दिख गया है आपको, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, जिसमें ये वाला हो गया धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आ जाएगा, ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब यहाँ इधर मुंगेर से लेकर इधर बांका तक। समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को। वही यहाँ पर मैंने लिखा होगा, मुंगेर बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, कैमूर से लेकर बांका तक। तो दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है वो पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका तक फैला हुआ है। ठीक, जो नैरो स्ट्रिप है, संकीर्ण पट्टी है। तो ये तो मैप में देख ही चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैप से अगर चीज़ों को समझना आप सीख गए
फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा कुछ भी पढ़ना, कम से कम भूगोल पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बात करते हैं बिहार की मिट्टियों की। बिहार की मिट्टियों की बात की जाए तो देखिए, मैंने ये वाला मैप यूज किया है। हो सकता है आप बिहार की मिट्टियों से संबंधित अलग मैप भी देख सकते हैं, लेकिन ये वाला मैप मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि अभी जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वाले मैप से सही सही सॉल्व हो पा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व हो जा रहे हैं, इसलिए ये वाला मैप यूज किया। अगर कोई करेक्शन होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, फिलहाल आप इस मैप को ध्यान रख सकते हैं। देखिए, मिट्टियों की बात की जाए तो मिट्टियों में बहुत कुछ पढ़ने को नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मोटा मोटी आपको आइडिया हो ना कि कौन सी मिट्टी का विस्तार किधर की तरफ है, कौन कौन से जिलों की तरफ है, तो आसानी से क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आगे पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन पर आप फोकस करते हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है उनको बस ऐसे ही देख सकते हैं एक नज़र। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। 3 भागों में इसको हम देखेंगे। एक तो उत्तर बिहार की जो मैदानी मिट्टी है, उत्तर बिहार की, उसके बाद दक्षिण बिहार की, उसके बाद दक्षिण में है जो सीमांत पठारी क्षेत्र है जो पर्वत और पत्थर वाला क्षेत्र है, उधर की मिट्टी किस टाइप की है, कौन कौन सी मिट्टियाँ, उनको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की मैदानी मिट्टी। ठीक, तो उत्तर बिहार की मिट्टियों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं पर्वतपदीय मतलब पर्वत का जो निचला वाला हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा है, पद मतलब पैर, पर्वत का जो निचला वाला हिस्सा है, पैर का हिस्सा है, उधर की तरफ जो मिट्टी है, ठीक, उनकी बात करते हैं। तो इधर ये किधर की तरफ है, किधर की तरफ पर्वत है, बताइए। इसको रटने की जरूरत है ही नहीं, यही तो है यहाँ पर। पश्चिम, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, पश्चिमोत्तर साइड में, बिहार के पश्चिमोत्तर में। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी चंपारण वाला है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको मैप ध्यान में रहेगा तो पर्वतपदीय मिट्टी की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, हाँ, इसी को पिडमुंट स्वैम्प मिट्टी भी बोलते हैं। भावर क्षेत्र इधर की तरफ मिलेगा आपको। भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। देखिए, जब नदियाँ इधर से नदियाँ निकल कर आती हैं ना, नदियाँ इधर की तरफ आती हैं, तो पर्वतों के नीचे बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं मोटे मोटे। तो नदियाँ जब आती है तो उसमें विलुप्त हो जाती हैं, वो वाला भावर क्षेत्र है। मतलब नदियाँ जो है नीचे नीचे बहती हैं, कंकड़ पत्थर के नीचे नीचे। ठीक, फिर कुछ दूरी पर आगे आकर फिर नदियाँ ऊपर की तरफ दिखने लगती हैं। दलदली क्षेत्र जो दिखेगा वो तराई वाला क्षेत्र है, मतलब नदियाँ यहाँ से निकलना शुरू होती हैं तराई क्षेत्र से। आप समझ पाएंगे, मोटा मोटी इतना ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, पर्वतपदीय मिट्टी किधर की तरफ है, पश्चिमोत्तर बिहार। ठीक, मैप में आपको दिख ही रहा है, रटने की जरूरत है नहीं। पिडमुंट स्वैम्प मिट्टी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पर पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण में ऑप्शन में था ये। और रंग आप ना भी देखें तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे रंग हैं, कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है आपको। लास्ट में अगर मन करे, सब कुछ पढ़ लिया है, मन कर रहा है कि रंग कैसा होता है तो देख सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ना भी देखें तो चलता है, बट मैंने लिख दिया है। तो रंग की बात की जाए तो गहरा भूरा या पीला रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रंग, ध्यान रखना। हाँ, लाल रंग किस वजह से होता है मिट्टी में, या भारत के भूगोल में भी देखेंगे, पढ़े होंगे, चाहे देखेंगे, ठीक है ना, लौह तत्व की वजह से होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, बट सबका अलग अलग रंग ध्यान रखना जरूरी नहीं है। देखिए, तराई क्षेत्र की मिट्टी की बात की जाए तो बिहार नेपाल की जो सीमा है ना, उसके साथ पश्चिम चंपारण से कहाँ तक, किशनगंज तक, ये वाला तराई क्षेत्र। अभी तो मैंने बताया पश्चिम चंपारण इधर है, यहाँ से लेकर ये पूर्व में कहाँ तक, इधर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार का, किशनगंज है। सबसे पश्चिमी इधर की तरफ, पश्चिमोत्तर में आ जाइए, सबसे पश्चिमी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सबसे पश्चिमी इधर की तरफ है, यहाँ कैमूर। सबसे पूर्वी कौन सा है, किशनगंज है। मतलब ऊपर की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर बोल रहा हूँ, पश्चिम में जो ये पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण से लेते हुए पूर्व में कहाँ तक, किशनगंज तक। ठीक है, ये सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण, और सबसे पूर्वी है ये किशनगंज। और उसके बाद बात करते हैं तराई क्षेत्र की बात कर लीजिए। तराई क्षेत्र की बात कर ली गई। रंग आप देख सकते हैं, रंग इसका मिट्टी का जो होता है भूरा तथा हल्का पीला होता है। और उधर की तरफ पत्थर वत्थर है, कंकड़ पत्थर, बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जो होते हैं वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, उसमें भी नवीन जलोढ़, जिसको खादर मिट्टी बोलते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, इसी को बोला जाता है कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, इसका अन्य नाम है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी को ही बोला जाता है कछारी या दोमट। और बिहार के अधिकांशतः क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और मैप में भी आप देख लेंगे कि इसका विस्तार ज़्यादा है, रटने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए, नवीन जलोढ़ को ही खादर मिट्टी बोलते हैं।
नवीन जलोढ़ इसलिए क्योंकि हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है। हर साल जो बाढ़ आती है ना, मतलब बाढ़ की वजह से मिट्टियाँ लाई जाती हैं, उसकी वजह से नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, निरंतर बाढ़ की वजह से नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है, ठीक, इसका विकास होता है। काफ़ी उर्वर होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ये बात ध्यान रखिएगा और ये भी बात ध्यान रखिएगा। और नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। हाँ, ये विस्तार में आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात कीजिए, यहाँ पर दिखाई दिया है पर्वत पादीय मिट्टी इधर की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है। मुख्य रूप से यही ध्यान में रखना है आपको, विस्तार ध्यान में रखना है। और हल्की फुल्की जो छोटी मोटी बातें वो मैंने आपको बता ही दी हैं, वो लिखा ही हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तराई मिट्टी की बात कीजिए तो आपको दिख ही रहा है उधर मैप में। फिर बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी के बाद बांगर अभी देखने वाला है। खादर मिट्टी की बात कीजिए तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला हिस्से से एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछा गया था, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। ऑप्शन में था काली मिट्टी, देखिएगा अब इसको, काली मिट्टी था। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ था नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। उसके बाद था प्राचीन जलोढ़, मतलब पुरानी। उसके बाद था लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। अब एक बात बताइए, आपको मोटा मोटी पता हो कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण किधर है। चंपारण इधर हो गया, इधर की तरफ, इधर की तरफ चंपारण हो गया, इधर की तरफ मुजफ्फरपुर हो गया, यहाँ पर दरभंगा हो गया। तो अगर आपको ये पता है तो आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नवीन जलोढ़। काली मिट्टी तो बिल्कुल नहीं होगा, लाल मिट्टी की संभावना ही नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोटा मोटी आपको पता होगा ना, मैप का आइडिया होगा कौन सा जिला किधर की तरफ है, तो आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। पुरानी जलोढ़ अर्थात बांगर मिट्टी की बात की जाए तो इसमें चूने की अधिकता होती है। रंग इसका गहरा भूरा, हल्का काला भी हो सकता है, हल्का भूरा, सफ़ेद, ये सब। तो रंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। हाँ, यहाँ पर जैसे कि नवीन जलोढ़ में बात की जाए तो फसलों में मैंने गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ, जूट इत्यादि ये सारी मुख्य फसलें हैं जहाँ यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। हाँ, इसकी विशेषताएँ ध्यान रख लीजिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी में इसमें चीका की अधिकता होती है, अर्थात क्ले की अधिकता होती है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, इसका मतलब वो उपजाऊ अधिक है, ठीक है ना। इसलिए इसकी उर्वरता जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, पुरानी जलोढ़ की बात कर रहे थे तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए, चूने की अधिकता मैंने बता दी है। रंग बहुत ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। फसलों की बात की जाए, बहुत ज़रूरी नहीं है, पढ़ लीजिएगा। धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना ये मुख्य फसलें हैं। सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है ना। सिंचाई की आवश्यकता होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, तो ये उपजाऊ हो सकती है सिंचाई करने के बाद। उसके बाद कगारी मिट्टी की बात की जाए तो नाम से ही भोजपुरी में एक वर्ड है कगरी, मतलब किनारे, तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। गंगा नदी के कगरी, गंगा के किनारे कगारी मिट्टी। गंगा के जो किनारे किनारे वाली, यहाँ पर लिखा ही हुआ, गंगा के दक्षिणी एवं सोन, किउल, फल्गु अर्थात दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं उनके किनारे वाले, उनके किनारे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक, कगारी मिट्टी। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है ये वाला हिस्सा, कगारी मिट्टी वाला ये वाला हिस्सा, ठीक। तो बस इतना आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा उर्वर नहीं होती है मिट्टी, रंग भूरा होता है। फसलें सरसों, जौ, दाल, मक्का, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें विभिन्न सब्जियाँ वगैरह उत्पादन मतलब अच्छा उत्पादन होता है सब्जियों का, किस में? कगारी मिट्टी में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ओहो, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना ही भूल गया, अभी हम बात कर रहे हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ। जैसे उत्तर बिहार की मिट्टियों की बात हमने कर ली है, ये कगारी मिट्टी जो है ना, हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों के अंतर्गत बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं टाल मिट्टी की। तो टाल मिट्टी जो है ना, ये गंगा के दक्षिणी तट पर, मतलब गंगा का जो दक्षिणी तट है ना, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा, ठीक, चौड़ी जो पट्टी है वहाँ पर टाल मिट्टी पाई जाती है। ये गंगा है, इधर की तरफ ये 10 किलोमीटर टाल मिट्टी, ठीक है। तो टाल मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद ये काफ़ी उर्वर होती है, काफ़ी उर्वर होती है, और पंकीली मिट्टी होती है, पंख वाली, ठीक है ना, मतलब नमी होती है इसमें। रंग इसका धूसर होता है, इसमें फसी, हाँ ये ध्यान रख सकते हैं। फसलों की बात की जाए तो इसमें रबी फसलों के लिए श्रेष्ठ है। कौन सी मिट्टी? टाल मिट्टी। उसके बाद आपको दिखा देते हैं दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टियों में। और बात करें पुरानी जलोढ़, अर्थात इधर पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? करेल कैवाल मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण बिहार की मिट्टियों की बात कर रहे हैं हम भी। रंग की बात की जाए तो इसका रंग जो होता है पीला व गहरा भूरा होता है। रंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जल धारण करने की क्षमता इसमें भी होती है, इसीलिए उर्वर होती है ये,
इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। फसलों की बात की जाए तो गेहूँ, धान, बाजरा, अरहर सारी फसलें यहाँ पर हो सकती हैं। बलथर मिट्टी की बात की जाए तो बलथर मिट्टी जो है ना, ये जो गंगा के मैदान, गंगा का जो ये, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, गंगा के दक्षिण में जो मैदान है उसका जो दक्षिणी सीमा है, मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैदानी भाग हो गया, ये भी मैदानी भाग हो गया। ये मैप में थोड़ा सा ये वाली लाइन है ना और ऊपर होती, लेकिन चलिए आप मोटा मोटी ध्यान में रखिएगा। तो जहाँ से ये मतलब क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र शुरू होता है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा शुरू होता है, क्षेत्र शुरू होता है, ठीक। वहाँ पर ये वाला हिस्सा मैदान का जो दक्षिणी सीमा है, ये थोड़ा नीचे चला गया है, दक्षिणी सीमा है ना, वही बलथर मिट्टी के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, बलथर मिट्टी की बात की, संकीर्ण नैरो क्षेत्र है, संकीर्ण अर्थात नैरो क्षेत्र है, पतला सा क्षेत्र है, गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर है, जहाँ से छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र शुरू होता है, ठीक। तो हल्का फुल्का इतना ध्यान रखेंगे तो चलेगा। रंग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पीलापन लिए हुए, थोड़ा सा इसका रंग लाल होता है। और इसमें इस मिट्टी में रेत तथा कंकड़ की अधिक मात्रा होती है, इसलिए अब कंकड़ पत्थर की मात्रा है तो वो उपजाऊ तो होंगी नहीं। इसमें कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से होती है, अरहर हो सकती है, कुर्थी, ज्वार, बाजरा आदि, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिणी पठार की मिट्टी की, जो सीमांत पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना, पठार वाला ये हिस्सा है नीचे वाला, उसमें कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसमें दो प्रकार की मिट्टियों को हम देखते हैं विशेष रूप से। एक तो लाल एवं पीली मिट्टी, इसका निर्माण जो हुआ है अग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के टूटने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। और इसका रंग जो होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, इसका रंग जो होता है लाल रंग, वो लौह तत्व की अधिकता के कारण। मिट्टी की बात जब भी आती है, जब भी बात आएगी कि लाल रंग, कोई भी मिट्टी हो, लाल रंग किसकी अधिकता के कारण होता है, तो लौह तत्व की अधिकता के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। फसलों को आप पढ़ सकते हैं, मक्का, दलहन, मोटे अनाज आदि इसमें उगाए जा सकते हैं प्रमुख रूप से। लाल बलुई मिट्टी की बात कीजिए तो रोहतास और कैमूर का क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। लाल बलुई मिट्टी इधर की तरफ, रोहतास कैमूर वाला क्षेत्र, ये वाला लाल बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ गया भाई, हाँ, तो वो अब बलुई मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, पठारी क्षेत्र है, तो उर्वर तो होगा नहीं। मोटे अनाज इधर भी उगाए जा सकते हैं, बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये मोटा मोटी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा यही ध्यान रखिएगा कौन सी मिट्टी किधर की तरफ पाई जाती है, और बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है किस मिट्टी से आच्छादित है, मतलब कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़, बट कुल मिलाकर समग्र रूप से देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं बिहार की नदियों की। नदियों की बात की जाए तो प्रमुख नदी तो गंगा हो जाएगी, आपको पता ही है। अब गंगा, बाकी सारी नदियाँ गंगा की सहायक हो जाएंगी। तो गंगा की बात की जाए तो देखिए, मैप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट गंगा के बारे में आप देख लीजिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी मैप में, चाहे यहाँ पर समझा देता हूँ इस वाले मैप में। जैसे यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और इधर से बहुत सारी नदियाँ, जैसे यहाँ पर घाघरा आती है, ठीक। ये मैप मैंने, घाघरा जो है ना यहाँ पर बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाते हुए एंटर करती है, थोड़ी दूर घाघरा बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाती है, ठीक। ये मैप मैंने थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं बनाया, बट आप समझ जाइएगा, घाघरा नदी जब यहाँ आती है तो बिहार यूपी के साथ थोड़ा सा सीमा बनाती है। वैसे ही यहाँ गंडक भी बिहार यूपी के साथ सीमा बनाती है। इधर से कर्मनाशा नदी बिहार यूपी के साथ सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। और ये गंगा नदी है। बाकी इधर से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, ठीक है ना, जैसे इधर ये घाघरा हो गई, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो कहाँ गया, तो नदी वाली बात कीजिए, गंगा नदी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। गंगा का जो प्रवेश होता है ना बिहार में, वो कहाँ पर होता है, चौसा में, बक्सर, चौसा जगह है बक्सर में, चौसा में होता है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। हाँ, उत्तर दिशा की सहायक जो नदियाँ, उत्तर की तरफ से जो नदियाँ आकर मिल रही है गंगा नदी में, वो उन नदियों का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रम भी पूछा जा सकता है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ मैंने लिख दिया है, पूर्व से पश्चिम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाईं तरफ से, मतलब उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ, उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ। गंगा ऐसे बह रही है तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, इधर वाला बायां हो जाएगा, इधर वाला दायां हो जाएगा, इधर की तरफ बह रही है तो अर्थात ये उत्तर वाला बायां हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाईं दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ
उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। तो मैप में इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है ना, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा सबसे इधर पूरब में है, ठीक। तो आप मैप में देख सकते हैं इन चीज़ों को। दाईं ओर से बात की जाए, दक्षिणी दिशा से बात की जाए, सहायक नदी जो है गंगा की, वो है कर्मनाशा है, अभी मैंने बताया, बिहार यूपी के साथ सीमा बनाते हुए। सोन है, फिर पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है, ठीक। ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम ध्यान रखेंगे, बहुत काम देने वाला है। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पूर्व से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछे, कुछ भी पूछे। हाँ, एक और बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये तो मैंने चाहिए आपको बता दिया, ये वाला चलिए इसको बाद में हम देख लेंगे कि कौन सा मतलब बिहार यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। मैंने लिखा भी होगा नीचे, मैंने लिख दिया है, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, ये जरूर देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, मैप से देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। गंगा के किनारे कितने जिले हैं बिहार में? 12 जिले हैं। नाम देख सकते हैं, मैप में देखेंगे तो अच्छा रहेगा, बट मोटा मोटी आप नाम देख लीजिए, मैप से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इसको भी मैंने लिखा है यहाँ पर। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। हाँ, गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई गुजरती है, कौन से जिला से गुजरती है? पटना से, सबसे ज़्यादा पटना से, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं नदियों का उद्गम और उसका मुहाना क्या क्या है, और नदियों से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट बातें जो होंगी उनको भी हम इसी में देख लेंगे आगे। पहले उनका उद्गम और मुहाना देख लेते हैं। गंगा की बात की जाए तो देखिए, इंडियन जियोग्राफी में भी, भारत के भूगोल में भी इनको मैंने कवर किया है काफ़ी अच्छे से, दोबारा से आप अगर देख रहे हैं तो इसका रिवीजन हो जाएगा। गंगा की बात की जाए तो इसका जो उद्गम है, ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक। गंगा का ये उद्गम है, और ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। गंडक की बात की जाए तो नेपाल से निकलती है मध्य हिमालय से, और गंगा नदी में आकर मिल जाती है पहलेजा घाट हाजीपुर में। घाघरा की बात की जाए तो नेपाल के नाम्बा श्रेणी से निकलकर छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है रेविलगंज में, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात की जाए तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना, सोमेश्वर पहाड़ी जो कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। और कहाँ पर मिलती है? गंगा में, मुंगेर में मिल जाती है। उसके बाद बात की जाए कोसी नदी की बात की जाए तो नेपाल में सप्तकोशिकी से निकलती है, और बिहार में आकर गंगा में मिलती है, कहाँ पर? पूर्णिया में। महानंदा की बात की जाए तो नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलते हुए ये कहाँ पर मिल जाती है? कटिहार में आकर मिल जाती है, गंगा में। सोन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर, अमरकंटक के पठार से निकलकर दानापुर, ठीक है ना, दानापुर में आकर पटना में कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में। कर्मनाशा की बात की जाए तो विंध्याचल पहाड़ी का ही हिस्सा है कैमूर पठार, कैमूर पठार से निकलकर चौसा में आकर मिल जाती है गंगा नदी में, कर्मनाशा नदी, ठीक है ना। इसको अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने वो लिखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों को लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुनपुन की बात की जाए तो ये पठारी भाग मध्य प्रदेश का जो है ना, वहाँ से निकलकर फतुहा में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा में आकर मिलती है, कहाँ पर? फतुहा, पटना में। फतुहा कहाँ पर है? पटना में, वहाँ पर मिल जाती है। फल्गु की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार से निकलकर कहाँ पर? गंगा में मिल जाती है, टाल क्षेत्र में। उसके बाद घाघरा की बात, हाँ, तो ये नदियों की बात हो गई, उद्गम और उनका जो मुहाना है, संगम है। उसके बाद नदियों से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट बातें उनको देख लीजिए। जैसे घाघरा की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ कुछ दूर तक सीमा बनाती है, मतलब सीमा निर्धारण का काम करती है, ये मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। कर्मनाशा की बात की जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा निर्धारण करती है, और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक की बात की जाए तो इसका अन्य नाम सदा नीरा है, गंडकी है, नारायणी है, शालिग्रामी है, बहुत सारे नाम हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ये भी सीमा निर्धारण करती है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बूढ़ी गंडक की बात की जाए तो बिहार में जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। इसका अन्य नाम क्या है? बूढ़ी गंडक का सिकराना नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस नदी को देखिए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा पीडीएफ में क्वालिटी ख़राब हो गई है, फोटो लेते वक्त थोड़ा सा हिल गया, इसीलिए लगता है इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, लेकिन नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मैं पढ़कर बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बागमती की बात कीजिए तो मैंने वहाँ पर कवर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। बागमती की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है शिवपुरी श्रेणी से, नेपाल से। इसका मुहाना जो है ये कहाँ पर आकर मिल जाती है? ये नदी कोसी नदी से मिल जाती है, खगड़िया में, बदला घाट जगह है खगड़िया में, वहाँ पर मिल जाती है कोसी नदी से, गंगा से नहीं मिलती है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। बागमती किससे मिलती है? कोसी से मिलती है। और कमला किससे मिलती है? बागमती से मिलती है, ठीक है ना, बदला घाट में ही। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाभारत श्रेणी, नेपाल से। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन घुमा अगर पूछ लेते हैं तो।
कि गंगा से कौन नहीं मिलती है, तो नहीं मिलने वाले में बागमती है, कमला है। कोसी की बात की जाए तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको पता ही है। परियोजना एवं नहरों को देख लेते हैं। देखिए परियोजना की बात की जाए तो सोन जो है ना सबसे पुरानी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, बिहार की सबसे जो प्राचीन नहर जो है ना वो सोन नदी पर ही है। तो जब सबसे पुरानी परियोजना ये है तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर इसी नदी पर होगी। और नहरों की बात की जाए तो एक तो पूर्वी सोन नहर है, एक पश्चिमी सोन नहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम में ही सोन सोन लिखा हुआ है, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत उतना है नहीं। कोसी नदी की बात की जाए तो नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है कोसी। इस पर जो नहरें हैं वो एक तो है पूर्वी कोसी नहर, कोसी नदी पर, कोसी नदी से निकली हुई नहर, एक पूर्वी कोसी नहर, एक पश्चिमी कोसी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम में ही कोसी लिखा हुआ है। राजपुर नहर ध्यान रख सकते हैं, कौन सी नदी से निकली हुई है ये, इसका उद्गम कौन सा है, कोसी नदी है, राजपुर नहर, तो ये ध्यान रख सकते हैं। गंडक परियोजना की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं इस परियोजना से वो बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और साथ में नेपाल भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बिहार उत्तर प्रदेश जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए इनसे गंडक नदी से निकलने वाली जो नहरें हैं, एक तो त्रिवेणी नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम चंपारण से निकलती है। तिउर नहर है, सारण एवं तिरहुत नहरें भी हैं। कौन सी नदी से, गंडक नदी से, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से गंडक नदी से ही ध्यान रखिएगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ मुख्य रूप से, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर तिउर नदी की बात, तिउर नहर की बात कीजिए, ढाका मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ढाका एवं तिउर नहरों की बात की जाए तो अगर ऑप्शन में गंडक देता है, ये दोनों नाम नहीं देता है, तो आप गंडक टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ढाका एवं तिउर नहरें जो है ना ये गंडक की सहायक नदियों से निकलती है ये नहरें। ढाका की बात की जाए तो लालबकिया नदी से, और तिउर की बात की जाए तो तिउर नदी से, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों नाम ना देके, मतलब ये वाला नाम नहीं देता है, गंडक दे देता है, तो गंडक भी आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है कि गंडक से निकलती हैं, ये भी गंडक से ही निकलती हैं, उनकी सहायक नदियों से निकलती हैं, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं तो उनको मैंने लिख दिया है। काकोलत की बात की जाए, काकोलत जलप्रपात ये कहाँ पर है, नवादा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धुआं कुंड की बात की जाए तो ये रोहतास में है। मांझर कुंड की बात की जाए तो ये भी रोहतास में है। रोहतास के अन्य जो जलप्रपात हैं इनको भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हैं। ओखारिन कुंड है, देवदारी है, खुदारी दाह जलप्रपात है, राकिम कुंड जलप्रपात है, सुवारा जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। करकटगढ़ कैमूर में है और तेलहर कुंड कैमूर में है, इन दोनों में कोई एक पूछा गया था, आप देख लीजिएगा, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। कैमूर में करकटगढ़ एवं तेलहर कुंड, ठीक है ना। झारखंड रोहतास में है, जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस कीजिएगा, बाकी चीज़ों को बस एक नज़र देखते रहिएगा रिवीजन के क्रम में। झीलों की बात की जाए तो कांवर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय में है। गोगाविल की बात की जाए तो कटिहार में है। कुशेश्वरनाथ ये दरभंगा में है। अनुपम झील कैमूर में है, जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, गया में है। भीम बांध की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, मुंगेर में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये भी पश्चिम चंपारण में, ध्यान रख लीजिएगा। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, नाम से ही पता चल रहा है विक्रमशिला, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो कहाँ पर होगा ये, भागलपुर में। उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य को देख लेते हैं, तो ठीक है उधर अभ्यारण्य जो देखा ना उसी में कुछ पक्षी अभ्यारण्य भी है, कुछ स्पेशली पक्षी अभ्यारण्य है वो इसमें लिखा गया है, तो उनको देख लीजिए। जैसे कुशेश्वरनाथ की बात कीजिए तो अभी हमने देखा ही था, ये पक्षी अभ्यारण्य भी है कुशेश्वरनाथ, कहाँ पर है ये, दरभंगा में। और कांवर झील भी अभी हमने देखा था, ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर है ये, बेगूसराय में है। बाकी उदयपुर भी हमने देखा था, अभी बेतिया चंपारण में है। बाकी जो नहीं देखा था उनको देख लीजिए। नकटी डैम और नागी डैम दोनों जमुई में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, वैशाली में है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा ये देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर इस टेबल में नहीं दिखाया था, कर्मनाशा नदी का जो उद्गम है वो नहीं, ये तो दिखाई दिया था, ये तो बता ही दिया था, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल का भाग है ये कैमूर की पहाड़ी। चलिए एशिया की जो सबसे बड़ी गोखुर झील है वो कौन सी है, कांवर झील है, अभी जिसकी बात की बेगूसराय में है, इसको रामसर स्थल भी घोषित किया गया है कांवर झील को, ठीक है ना। और बिहार में जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, पटना में है, तो ये इतना ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और अगले वीडियो में राज्य व्यवस्था की बात कर लेंगे और जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी उनकी भी बात कर लेंगे, बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है अब बिहार स्पेशल में। और सामान्य परिचय वाला भी जो नोट्स हैं
या फिर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, उस पर कोई दिक्कत की बात है नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।